हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आज की जो हमारी यह वीडियो है इसमें हम लोग NCERT के क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 को हमने सॉल्व कर लिया था, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच बीच में वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिनसे आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सारी टिप्स आपको समझ में भी आएंगी। इतनी सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको पीछे की जो वीडियोस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनको देखना है तो यहां ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप NCERT क्लास 10th की जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें चले जाएंगे। वहां आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ बच्चों, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां भी जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिएगा, जो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको पीछे वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी, उसमें हमने कवर अप कर लिया था कि कैसे हम इसको बीजगणितीय विधि और कैसे हम इसको ग्राफीय विधि है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए एक दो क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनमें दिया गया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और बच्चों, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। वहां मैंने ग्राफ खींचना भी सिखाया था आपको, यहां हम सिर्फ ग्राफ से हल करेंगे उसको बच्चों। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारी बुक का। तो हमारा यहाँ पे बच्चों जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, या उनका हल जो है ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन लिख के आ रहा है, कक्षा 10 के, देखिए मेरे पास यहाँ बुक है NCERT की, इसको उठा लेता हूँ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, संख्या तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं नॉर्मली वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले करना है ग्राफीय विधि से हल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो समीकरण बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे लिख के आ रहा है, उसका यहाँ पे हम देखिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो कहा यह जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, देखो टिप्स पहले क्वेश्चन में ये है कि आपको लड़कियों की संख्या पहले दी गई है। देखिए, जब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे आप तो इसमें लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो जिसका नाम पहले लिखा हो उसको x मानना और जिसका नाम बाद में लिखा हो उसको y मानना। इससे आप लोगों को क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके आंसर मैच करने के लिए। बाय द वे, हम बिना आंसर मैच किए भी अगर हम मतलब अपोजिट ले लें, x दूसरा ले लें और y दूसरा ले लें, जैसे लड़कों की संख्या को x ले लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे करेक्ट ही आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो आप बुक प्रेफर करते हैं, उसके आंसर्स को देखते हैं, तो इसलिए जिसका नाम पहले हो उसको x मानना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो लिख के आ रहा था। तो बच्चों, इसमें देखिए कहा गया है कि लड़कियों की संख्या का नाम पहले आया ना, तो हम मान लेंगे लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। x एक चर मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू x, ठीक है। बाइलिंगुअल अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन जो बोलूंगा वो आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या हमने x मान ली और लड़कों की संख्या हमने मान ली y। लड़कों की संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। लड़कों की संख्या मान ली हमने y। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, सबसे पहला काम यहाँ पे लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कंपटीशन जो हो रहा था, ठीक है, मैथ रिडल का जो कंपटीशन हो रहा था, मैथ पजल आप मान सकते हैं, उसका जो कंपटीशन हो रहा था, उसमें कितने विद्यार्थियों ने कुल मिला के भाग लिया, 10। यानी लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हमने यहां से जो प्रथम शर्तानुसार, यानी केस फर्स्ट, पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो यहाँ पे केस है, उसके अनुसार हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया। क्या बनाया? उन्होंने बोला है कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 है, क्योंकि कुल विद्यार्थी जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं। तो x + y हमने लिखा कितना, 10। अब बच्चों
ये हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहला दिमाग में ये लेके चलना है कि इसको ग्राफिकल मेथड से ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है। अभी आप इसको समीकरण 1 ना माने, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर रहे हैं। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 10 माइनस x। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि आप अलग अलग करें, तुरंत के तुरंत करते चलें। यहां पे हमें क्या करना है, एक बढ़िया सा टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। और यहां पर टेबल में बच्चों हमें x और y के कुछ मान रखने हैं पड़ेंगे। ठीक है, यहां x मान लिया, यहां y मान लिया। ये टेबल क्यों बनाई जाती है, ये बनाते हैं हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो बच्चों y बराबर निकला 10 माइनस x। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे x को कोई भी मान दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपने x को मान दे दिया 0, तो जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो y मिलेगा हमें 10। ठीक है, इसी प्रकार जब आपने x को मान दिया 5, कुछ भी मान दे सकते हैं आप अपनी तरफ से, तो हमें y मिलेगा 10 में से 5 घटा 5 बच गया। ठीक है, अगर आपने इस बार x को रख दिया 10, कितना रख दिया, 10, यानी पूरा 10 रख दिया, तो 10 माइनस 10, क्योंकि x की जगह 10 आएगा, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया, y 0 आ गया। ठीक है, तो हमने x के कुछ मान रखे और उसके करस्पॉन्डिंग हमने y के कुछ वैल्यूज ज्ञात किए। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे देखिए बच्चों दूसरा केस क्या बनेगा, द्वितीय शर्त क्या है यहां पर, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या है यहां पर, ये रा उड़ा हुआ है, शर्तानुसार। देखो बच्चों सवाल को जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, सारा कुछ आपको सवाल में जो दिया गया है उसी से, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसी से इक्वेशन बनाने हैं और आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, मैं बताता चल रहा हूं, यही आपकी टिप्स है कि आपको मैं 2 स्टेटमेंट यहां पे देखिए सवाल में निकाल के दिखाता हूं। पहला क्या था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो उससे एक इक्वेशन मिला। अब अगला क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो बच्चों आपको कैसे कंपैरिजन करना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है, आना चाहिए कंपैरिजन करना। देखो बच्चों यहां कंपैरिजन करना है हमें लड़कियों की संख्या का और लड़कों की संख्या का, तो ऐसे लिखेंगे हम, बीच में लगाएंगे इक्वल। अब दिमाग लगाओ, कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 2-3 चीजें होती हैं बच्चों, आप अपने हिसाब से जैसे समझ पाए। एक तो ये बोला जा रहा है कि ये संख्या 4 अधिक है, ये संख्या अगर 4 अधिक है तो आप ऐसा ना करें कि इसमें 4 जोड़ें, गड़बड़ हो जाएगा, ये 4 और ज्यादा हो जाएगी। फिर तो अगर ये संख्या इससे 4 अधिक है तो आप इसमें 4 जोड़ेंगे, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगी। बीच में बराबर का निशान लगाया हमने। अगर हमें इसको इक्वल करना है, इक्वल का चिन्ह लगा है तो इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें किस तरफ क्या जोड़ना हो, क्या घटाना हो, ये सारी चीजें समझनी होती हैं। एक बार और बताता हूं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, भाई ये 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए आप इसमें 4 जोड़ेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि ये 4 अधिक है तो इसमें से 4 घटा दिया हमने, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये मिला हमें दूसरा इक्वेशन। ये क्या मिला, दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों यहां से हम फिर से y निकालेंगे, y आएगा x माइनस 4। ठीक है, 4 को इधर ले आई तो y आ गया x माइनस 4। फिर से यहां पे एक टेबल बनाएंगे, ये बना ली हमने टेबल। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी टेबल, ये x ये y। अब बच्चों देखो हमें x के कुछ वैल्यूज यहां पे रखनी पड़ेंगी अपनी तरफ से, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो बच्चों अगर हम x को 0 रखते हैं तो y मिलेगा -4। अब चूंकि यहां हमने सारी वैल्यू पॉजिटिव ली थी, तो आप यहां भी सारी वैल्यू, ये टिप्स हैं आपके लिए, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रखें, ताकि आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा जब मैं ग्राफ बनवाऊंगा तब। देखो बच्चों यहां x था, तो अगर आपने x की जगह 4 रखा तो y क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 4 माइनस 4 हो जाएगा। अगर आपने x की जगह क्या रखा, 5, तो y कितना मिलेगा, तो y आपको मिलेगा 1। देखो ध्यान से, मिलेगा कि नहीं। अगर आपने x की जगह 6 रखा तो y आपको कितना मिलेगा, y आपको मिलेगा 2। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो 6 में से 4 गया, 2 बचा। ठीक है, अब बच्चों आप यहां पे वीडियो को पॉज करके यहां पे इतना जो क्वेश्चन है नोट कर लें, उसके बाद हम यहां पे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, और ग्राफ से ही हल निकालेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, अब हम ग्राफ खींचते हैं। आपने अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो चलो जो हमारी टेबल आई है इनको हम ऊपर बना लेंगे एक बार, दोनों टेबल्स को हम यहां पे ऊपर बना लेंगे।
ठीक है, मेरे को तो याद है ये, उम्मीद करता हूँ आपको भी याद रहेंगी, आपने तो खैर नोट ही कर ली होंगी। हमारी जो लाइन थी y बराबर 10 माइनस एक्स, इसकी जो टेबल आई थी निकल के बच्चों, वो यहां पे देखिए मैं बनाता हूं। इसकी टेबल निकल के आई थी हमारे पास x y, ठीक है, 0 10 5 5 और यहां पर 10 0, यही तो आई थी है। और दूसरा जो हमारा लाइन था x माइनस 4, इसका हमारे पास जो टेबल आया था बच्चों वो क्या आया था, देखो वो भी बताता हूं अभी मैं। x y, ठीक है, यहां पे हमने रखा था 4 तो हमें मिला था 0, 5 रखा था तो मिला था 1 और 6 रखा था तो मिला था 2। अब बच्चों हमारा काम क्या है, यहां पे देखिए ग्राफ से इसको सॉल्व करना, ठीक है, ग्राफ के द्वारा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए आपको देखिए सबसे बेस्ट तरीका, आपसे ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सबसे जरूरी टिप्स आप अभी पहले ही ले लो, क्योंकि वहां आपको ग्राफ पेपर मिलता नहीं है, ठीक है, वहां आपको ग्राफ पेपर मिलता नहीं है। और ये चीज आप ग्राफ से जब सॉल्व करना हो ना तो ग्राफ पेपर के जरिए ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कैसे। आप इसको ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ करें, अपने ग्राफ पेपर खरीदें और उस पर ड्रॉ करें। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि हमारे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है, अब देखो समझना इस बात को, तो हम यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ ये वैल्यू जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं एक्स के लिए, ये निगेटिव होती हैं एक्स के लिए, ये वाई के लिए पॉजिटिव होती हैं और ये वाई के लिए निगेटिव होती हैं। ऊपर वाई के लिए पॉजिटिव होंगी, इधर एक्स के लिए पॉजिटिव होंगी। हमारी सारी वैल्यू एक्स और वाई दोनों के लिए पॉजिटिव आ रही है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बहुत थोड़ा सा, अगर कोई भी निगेटिव आती ना तो आप ऐसे सब कुछ बना लेते, लेकिन हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो बच्चों हम सिर्फ पॉजिटिव वाली लाइन को ऐसे बनाएंगे, देखना, ताकि हमारी जगह भी बची रहे और हम ग्राफ भी बना लें। देखो ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे, आ गया मजा। अब ये सिर्फ क्या है, ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है, ये x क्या है, पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है और यहां y पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु, जिसको हम लोग 0 0 बोलते हैं। अब बच्चों पहली वाली लाइन के लिए हम सारे पॉइंट यहां पे, पहले हम यहां पे कुछ पॉइंट बना लेते हैं। आप स्केल से माप के, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था वैसे स्केल से माप के यहां पे पॉइंट लें। तो कैसे पॉइंट लिए जाते हैं इसमें भी समझा देता हूं। देखिए यहां दोनों ही टेबल में मैक्सिमम वैल्यू हमारी x पर 10 है और y पर भी 10 है, तो दोनों पर ही 10 आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर लास्ट में 10, ठीक है, ये रहा 10। समझना इस बात को। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, नाम इसमें पॉइंट लिख देते हैं, 7 8 9 और यहां पे 10, ठीक है। ऐसे ही यहां बराबर इक्वल, जितने इधर उतने ही इधर इक्वल निशान, ठीक है, इक्वल निशान लेना है हमें, इक्वल कट्स लगाने हैं उसी टाइप के, ठीक है। ये आप स्केल के जरिए ही कर सकते हैं। यहां ग्राफ बोर्ड पे इतना बढ़िया नहीं बन सकता जितना स्केल से बन सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे एक आध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली वाली लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहली वाली लाइन हमारी, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका ये वाला, ये x 0 और y 10। तो x एक्सिस पे, x अक्ष पे हमें 0 मतलब कुछ भी नहीं चलना है, यहीं पे रहना है 0 पे, और y पे 10 का मतलब हुआ 10 कहां है, वहां ऊपर। तो पहला पॉइंट ये आ गया, सिर्फ ये, इस पॉइंट पे क्या है, x 0 है और y 10 है, तो ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट 5 5, x पर भी 5 जाना है और y पर भी 5 जाना है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही तो आपका, देखिए जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो ये सारी चीजें बेटर फील होंगी, आपको बहुत मजा आएगा ऐसे बनाने में। तो ऐसे बच्चों ये कुछ यहाँ पे एक अनुमानतः यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माप के नहीं बनी है, तो यहाँ पे एक अनुमानतः मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एक पॉइंट आएगा जो कि क्या होगा, 5 5 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों होगा आपका क्या, 10 0, यानी x एक्सिस पे, x अक्ष पे तो 10 जाना है लेकिन y पे नहीं जाना है, 0 है तो नहीं जाना है। तो x अक्ष पे तो हम 10 गए यहां तक, लेकिन y पे नहीं गए, तो पॉइंट यही मिल गया हमें, कितना, 10 0। आप पॉइंट भी लिखें। अब बच्चों इन पॉइंटों को मिलाती हुई हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे, ऐसी एक लाइन जाएगी
और ये हमारी लाइन कौन सी है, ये हमारी लाइन है y बराबर tan माइनस एक्स, ऐसे आपको लिख देना है। ओके बच्चों, अगला काम हमारा इस वाली लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस वाली लाइन के लिए पहला पॉइंट है 4 0, एक्स अक्ष पे 4, ठीक है, और y पे 0, मतलब यही पॉइंट आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 5 1, 5 1, 5 और ये 1 इस सीध में यहां पे ये हो गया 1, ठीक है, ये था 4 0, ये 5 1, और अगला हमारा पॉइंट क्या है 6 2, तो 6 एक्स एक्सिस पे गए और 2 गए ऊपर यहां पे ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 6,2। अब बच्चों इसको भी यहां पे मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है आपको, ऐसे इनको मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींचनी है सीधी। अब ये लाइन दोनों तरफ खींचनी है आपको, इधर भी बढ़ानी है, तो ये बढ़ाने पर जहां काट जाए वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा, वही पॉइंट हमारा हल होगा। ये जहां पे काट रही है, देखो कहां पे काट रही है, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कहां पे काट रही है, ठीक है। ये जो लाइन काट रही है ये 3 और 7 पे काट रही है, देखो एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष वाला पॉइंट हमेशा पहले लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष पे कितना गए 7 और वाई पे कितना गए 3, तो ये वाला पॉइंट मिला हमें 7,3। यही हमारा सॉल्यूशन होता है, बस इसको वेरीफाई करना होता है कि ये पॉइंट दोनों में फिट बैठ जाए, दोनों में फिट बैठ जाए, मतलब दोनों में इसको रख दें तो वैल्यू इक्वल आ जाए। अच्छा यहां पे तुरंत के तुरंत आप चेक कर लो, ये तो रफ वर्क है, ये वाला पॉइंट मिला हमें, क्या मिला 7,3 पॉइंट मिला, 7 और 3, यानी x की वैल्यू 7 और y की 3। तो बच्चों पहले वाले जब आप इक्वेशन में रखेंगे, देखो पहला इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू tan माइनस एक्स, यहां पे जब आप y की जगह 3 रखेंगे और 10 माइनस एक्स की जगह 7 रखेंगे तो क्या मिला आपको 3, और यहां घटाया 3, देखो बराबर आ रहा है दोनों साइड, मतलब ये वैल्यू एकदम सेटिस्फाई कर रही है इस वाली लाइन को, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, y जगह हमने 3 रखा और x की जगह 7 रखा, 7 में से 4 घटाया, इधर 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारी जो पॉइंट मिला है ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों ही लाइन का इंटरसेक्ट वाला ये पॉइंट है। तो यहां पे देखिए जब भी आप ग्राफ बनाएं उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो वहां सीध मिला के आप बाकायदा लिख सकते हैं, और जब आप स्केल से बनाएंगे ना तब भी आपको ये एकदम एक ही सीध में नजर आएंगे, ठीक है। दोनों रेखाएं बिंदु 7,3 पर काटने को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, अतः बिंदु 7,3 दोनों समीकरणों का हल है, दोनों समीकरणों का क्या है, सॉल्यूशन है, हल है, ठीक है। तो यहां क्या प्राप्त हुआ, हमें x बराबर 7 मिला और y बराबर 3 मिला। ये कहां से मिला, इस बिंदु से, जो बिंदु यहां पे कटान बिंदु, आपको क्या बताया था पहली वीडियो में कि जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही उनका हल होता है, वही कटान बिंदु समीकरणों का हल होता है। जिस बिंदु पर कटान बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटें, तो x बराबर मिला 7 और y बराबर मिला 3। तो इजिली हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 7 है, क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या 3 है। तो ये आप लोग लास्ट में एक लाइन ऐड कर दें, अतः लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको प्रश्न पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी बुक रख के बैठा करें ताकि आप सही से अपनी किताब में प्रश्न को पढ़ें। सॉल्यूशन हम यहां देखेंगे इसका। देखिए अगेन हम वही टिप्स यूज करेंगे, जो चीज पहले लिखी है उसका मानेंगे x और जो बाद में लिखी है उसका मानेंगे y। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हम ये x और y किनको माने, कैसे हम ध्यान दें कि ये x है ये y है। तो बच्चों देखिए यहां पे लिखा है ना, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम पेंसिल का x मानेंगे और कलम का y मानेंगे।
माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, क्या मान लिया हमने, और हमने यहां माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लिया हमने, y रुपए। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार हमेशा मैंने आपको बताया कि दो शर्त, दो कंडीशंस, दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहली देखो शर्त क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, और दूसरी शर्त क्या है या दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। तो दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक्स और वाई के रूप में दो समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त। अब आपको लिखनी नहीं है हिंदी में, आपको यहां से पढ़नी है और उसका स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपको अपना इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, भाई हमारे पास एक पेंसिल x रुपए की थी तो 5 पेंसिल हो गई ना 5x रुपए की। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 रुपए की एक पेंसिल आ रही है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी, 5 का गुणा कर दिया, तो यहां हमारी एक पेंसिल आ रही है x रुपए की तो 5 पेंसिल हो गई 5x रुपए की। कितने की हो गई, 5x रुपए की, 5x। और देखिए 7 कलम कितने की हो गई, इसी प्रकार 7y। ठीक है, इनका कुल मूल्य दिया गया है, मतलब यहाँ पे ये पेंसिल है ये कलम है, दोनों को जोड़ा हमने, कुल मूल्य निकाला, टोटल किया इनको। तो इसके लिए हमें कितना रुपया चुकाना पड़ा, दुकानदार को देना पड़ा बच्चों, हमें देना पड़ा है 50 रुपए। कितना, 50 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि यहां हम y का मान निकालते हैं x के पदों में और एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हम यहां से बच्चों 7y लिखेंगे और 50 माइनस 5 इधर हो गया 5x। ठीक है, और y लिखेंगे तो हो गया 50 माइनस 5x बटे कितना, 7। ये 7 आ गया नीचे बटे में। बच्चों बनाइए यहां पे टेबल। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा ये जटिल टेबल है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, थोड़ा सा हार्ड है इसको सॉल्व करना, लेकिन एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो बच्चों यहां पर हमें दिमाग लगाते हुए, बच्चों हमें यहां पे दिमाग लगाते हुए इसमें x का कुछ ऐसा मान रखना है ताकि ये 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको यहां दिमाग लगाते हुए x का कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा ताकि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों चलो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि 7 के पहाड़े में क्या क्या आ सकता है जो इतनी जगह में आ जाएगा। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे रखें 3, अगर हम यहाँ पे कितना रखें x की जगह 3, तो यहां पर इस जगह हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, और 50 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे कितना, 50 में से 15 घटाने पर 35 मिलेगा हमें, और 35 7 से डिवाइड हो जाता है। हो गया काम, इतना काम तो आप कर लिए। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। तो हमने यहाँ पर बच्चों पहला जो पॉइंट दिया वो क्या दे दिया, x इज इक्वल टू 3। कितना दे दिया, x इज इक्वल टू 3। तो y हमें मिला 7 पंचे 35। लीजिए एक बिंदु आपके पास आ चुका है। अगला बिंदु ऐसे ही निकालो, ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैं बहुत आसान बताऊंगा आपको, पॉइंट में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा कि आप दशमलव में ले जाऊं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। देखिए बच्चों 35 के बाद जो अगला नंबर जो आपका 7 से डिवाइड होगा, जो 5 का भी गुणज होगा और 7 का भी गुणज होगा, वो होगा 70। क्या होगा, 70। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना मान देना पड़ेगा हमें x को कि यहाँ पे 70 हो जाए। तो बच्चों हमें यहाँ पर x को जो मान देना होगा वो देना होगा माइनस का कितना, माइनस का 4, माइनस का 4। तो जब आप x की जगह -4 रखेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20, तो 50 और 20 मिला के हो गया 70, और 70 को हमने डिवाइड किया 7 से तो हमें मिला 10। ठीक है, यहां माइनस के भी मान हम लोग रख रहे हैं, तो उसके लिए हम अपना जो ग्राफ बनेगा उसको इसी हिसाब से समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो हमने नंबर यहां पे रखा है वो यहां पे बच्चों हम रखेंगे। अब देखिए ऐसे ही आपको सोचना है, 7 के से हमारा 35 डिवाइड हुआ था, अब 7 से 70 डिवाइड हुआ था, इसी प्रकार 7 से आगे कौन सा नंबर डिवाइड होगा जो 5 से भी डिवाइड होता हो, 105। कितना, 105। तो बच्चों उसके लिए देखिए 105 भी हो सकता है, ठीक है 140 भी हो सकता है, लेकिन हम 105 पे फोकस करते हैं। 15 सत्ते क्या होता है, 105 होता है। और ये आपको पता है कि देखिए जो 105 है
जो 105 है वो 21 पंचे भी 105 होता है कि नहीं होता है? तो यही हमारे नंबर हैं जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, इसकी बेहतरीन टिप्स देखो, आप सोच रहे होंगे सर कितना उलझा रहे हैं। सर उलझा नहीं रहे हैं, सर आपको सुलझा रहे हैं, आपको पॉइंट में ना जाना पड़े इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ x की आपको वो वैल्यूज सोचनी है जो 7 से डिवाइड हो जाएं, जिनको यहाँ सॉल्व करें और 7 से डिवाइड हो जाएं। तो देखिए उसके लिए आप 5 और 7 का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 और 7 का हमारा जो लासा आएगा वो आएगा 35, और 35 के बाद जो कॉमन आपके मल्टीपल आते जाएंगे 35, फिर 70, और फिर आपका अगला कौन सा आएगा 35 दूनी 70, और इसमें 35 जोड़ा तो कितना 105। तो तीसरा हमारा नंबर क्या है 105 ही है। और 105 यहाँ कब आएगा, 105 इस जगह कब आ सकता है, जब यहाँ 65 हो, यहाँ कितना हो प्लस 65 हो। और प्लस 65 लाने के लिए आपको 13 से गुणा करना पड़ेगा, -13 से 13 पचे 65 होता है ना, 13 पचे कितना होता है 65, और सॉरी 65 नहीं, यहाँ पे हम बात करें 55 की, 11 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्लस लाने के लिए -11 से गुणा कर दिया। यहाँ देखो एक बार और समझा दूं, हमने इसमें -11 रख दिया x की जगह, तो आया प्लस का 11 पचे 55, और 55 और 50 जोड़ा तो हो गया 105, और 105 से हमने 105 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 एकम 7 और 7 पना 35, 15 सत्ते होता है 105। तो मैंने आपको पॉइंट में ना जाना पड़े इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू दी है, अदरवाइज आप पॉइंट में चले जाते। ठीक है, फिर पॉइंट को ग्राफ पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता हमें, तो इसलिए हम इन वाली वैल्यूज का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा इक्वेशन बनेगा दूसरी शर्त से, तो इस टेबल को हम याद रखेंगे। ठीक है, अगला इक्वेशन देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो हमारी दूसरी शर्त क्या है बच्चों, हमारी दूसरी शर्त है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो अब आप पहले की तरीके से तुरंत बना सकते हैं, 7 पेंसिल और 5 कलमें यानी 5x, कुल मूल्य कितना है 46 रुपए है। ठीक है, यहां से भी हमें वही करना है, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर हम निकालेंगे, सेम इस प्रोसेस से निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 46 - 7x बटे 5। और बच्चों देखिए फिर से हमें कुछ वैसी ही वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तो हमें क्या करना है टेबल बनानी है, हमें क्या करना है टेबल यहाँ पे बना लेनी है। तो चलिए बना लेते हैं टेबल को। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सवाल कठिन होंगे ही, थोड़ा बहुत तो आपको ऐसे ही वैल्यूज दिमाग लगा के निकालनी पड़ेगी ही। x और यहाँ y, तो हमने x को कितना मान दें कि भाई वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने x को मान दे दिया 3। कितना मान दे दिया 3। अब देखो 7 तिया कितना होता है 21, और 46 में से 21 को घटाओ, 46 में से 21 को अगर आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना 25। कितना मिलेगा 25, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 पंचे 25, तो ये आ गया 5 आ गया। तो देखिए बच्चों अगली जो हमारी वैल्यूज यहाँ पे हमें लेनी होंगी वो भी कुछ ऐसे ही दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ आपको आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर x बराबर अगर हमने 2 ले लिया, कितना ले लिया 2, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 46 में से आपके 14 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 46 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 32। ठीक है, तो 32 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो ऐसे ही आपको सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सोचना है। लेकिन बच्चों अगर यही हम -2 ले लेते, कितना -2, तो देखिए यहां हो जाता प्लस का 14, और जब ये +14 हम जोड़ते मतलब इसमें 14 को, तो हमें कितना मिलता 60 मिलता, जो कि 5 से डिवाइड होके 12 हमें दे देता, 12 पंचे 60। तो हमें मान लेना पड़ेगा कितना -2, तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, -2 लिया तो मिला हमें कितना 12। ठीक है, ये सारे मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल यहां रख के देख सकते हो इस जगह पे। देखो 7 दूनी -14, और 12 पंचे, बाई की जगह कितना रखा 12, 12 पंचे +60, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6 ये मिला, और 4 ये मिला, और प्लस का मिला 46। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तुक्के में नहीं रख रहे हैं हम, ये सब दिमाग का खेल है, आप सोचेंगे तो आपको भी आएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आएगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी है भाई। ठीक है, अगली देखिए वैल्यू हम क्या लेते हैं इसमें, यहां सपोज करो हमको ये ऐसी वैल्यू हमें फिर से लेनी है, जैसे हमारा फिर से कट जाए डिवाइड हो जाए, तो हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया आपका 8, कितना ले लिया 8, तो हो गया 8 सत्ते 56, 46 - 56, तो घटाया तो हमें कितना मिला -10 सॉरी -10 मिला, 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला -2, 8 लेने पर यहाँ y मिला -2, तो ये हमारे
पॉइंट्स आए हैं जिनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे ग्राफ बनाने से पहले। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें ग्राफ बनाने से पहले। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मिटाएंगे नहीं बच्चों इस बार, ठीक है, क्योंकि हमें लिखने पड़ेंगे और हम भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, जो हमारी लाइन है 5x + 7y = 50, इसके जो पॉइंट निकले हैं वो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें छोटा छोटा सा जगह बना के। ठीक है, और मैंने अगर बोला ना हो तो आप प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करके इसको नोट कर लेना एक बार पूरे को। ठीक है, यही टिप्स है छोटी छोटी जो आप याद रख सकते हैं कैसे आपको दिमाग लगाना है। तो ये हमारे पॉइंट हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमारा अगला क्या था, 7x + 5y = 46। इसकी जो टेबल निकल के आई थी उसको यहाँ पे बना लेते हैं। टेबल आई है x y 3 2, ठीक है, यहाँ पे कितना था 3 2 और उसके बाद -2 और 12 और 8 और -2। ठीक है, ये दूसरी जो टेबल है यहाँ 5 है, सॉरी 2 नहीं है, कितना है 5, यही मैं देख रहा था कितना है 5 है। तो चलो लिख लिए हमने, अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं और बहुत ही आराम से, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जब आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी काम है समझना, और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो उसको शेयर कर देना, उसको शेयर भी करते चले साथ साथ। तो चलिए देखिए ग्राफ बनाते हैं। इस बार देखिए बच्चों, यहाँ माइनस में भी नंबर हैं तो माइनस में भी लेने पड़ेंगे हमें, और मैक्सिमम कहाँ तक है 15 तक, कहाँ तक है 15 तक। ये वाला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है ये 15, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। x की जगह हमने रखा 11, तो 11 × 5 = 55, और y की जगह रखा कितना 15, तो 15 × 7 = 105, तो घटाया हमने तो मिलेगा 50 प्लस का। ठीक है, ये वाला एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, तो 15 तक पॉइंट, मतलब ये मैं सेटिस्फाई इसलिए देख रहा था चेक करके, ताकि हम लोग कहीं गलत तो नहीं कराए हैं, तो एकदम सही है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये टिप्स हैं, यही तो मैंने बोला था बीच बीच में आपको टिप्स दूंगा। ठीक है, ऐसी ही टिप्स मिलेंगी आपको कि आप अपने आंसर को भी चेक करते हुए चलें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जो ग्राफ है वो आपको स्केल की मदद से ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा आपको सिर्फ ग्राफ का, है ना, आपको अच्छा ग्राफ स्केल की मदद से ही बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे 15 जो है वो y पे है, तो जरूरी नहीं है कि आप x पे भी 15 लें। यहाँ पे देखिए x वाला पॉजिटिव मैक्सिमम 8 है, तो आप इतने ही रख सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, इधर आइए इस साइड, मैक्सिमम माइनस में कितना है x 11 तक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ये -x हो गया, इधर x डैश जिसको हम लोग बोलते हैं, ये +x है। ठीक है, यहाँ y पे मैक्सिमम कितना लेना है, नीचे की तरफ, तो y पे बच्चों नीचे की तरफ हमें मैक्सिमम लेना है। माइनस में y का वैल्यू कितना है, माइनस में y का वैल्यू -2 तक है, तो y का ज़्यादा नहीं लेना है हमें, कितना 1 वो भी माइनस का, और यहाँ 2 वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, लेकिन ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 15 तक है, तो ऊपर ग्राफ थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ऊपर करे लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, यहाँ तक थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक आ गया 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अनुमानित ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केल तो है नहीं हमारे पास, वो हम अनुमानित ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों उसके लिए क्या करना है, हमें पहली वाली लाइन के सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करने पड़ेंगे। 3 और 5, x पे 3 y पे 5, लगभग यहाँ इसको डाल दो 3, 5, x पे -4 y पे 10, x पे -4 इस तरफ, y पे +10 मतलब ऊपर की तरफ, -4 + 10, तो बच्चों लगभग यहाँ कहीं पॉइंट आपका आएगा। ठीक है, -4 + 10, ये हो गया पॉइंट। अगला है -11 और 15, तो x पे -11 और y पे 15,
मतलब कि पॉइंट हमारा कहाँ होगा, एकदम यहाँ पे, ठीक है, एकदम कहीं पे यहाँ पॉइंट होगा हमारा इस जगह, ठीक है। क्या आएगा, -11,15, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाती हुई हमने ये लाइन खींच दी, देखिए ऐसी लाइन खींच दी हमने, ठीक है। ये एक अनुमानित लाइन है और ये लाइन किसकी है, 5x + 7y = 50, इसकी लाइन है ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, अगला है 3,5, 3,5 पॉइंट यही है, सेम टू सेम, ठीक है बच्चों। 3,5 दूसरे के लिए भी वही पॉइंट है। -2 और 12, -2 और प्लस का 12, मतलब -2 और प्लस का 12 का मतलब, सॉरी -2x यहाँ पे, -2x पे है, तो -2 ये रहा और 12 ये रहा ऊपर, तो यहाँ कहीं पॉइंट आपका आएगा -2, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं -2,12, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अगला आएगा 8 x अक्ष पे और -2 y अक्ष पे, तो यहाँ पे कहीं, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन जो हमारी बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी लाइन जाएगी। अब आप स्केल से खींचेंगे तो आपको ये पूरी सीधी मिलेगी, और ये लाइन है किसकी, ये वाला पॉइंट था 8, -2, और ये लाइन है हमारी किसकी, ये लाइन है हमारी 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46, ये इसकी लाइन थी, ठीक बच्चों। अब देखिए ध्यान से, हमसे हल पूछा गया था, तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही लाइनें कहाँ काट रही हैं, 3,5 पे, तो यहाँ पे जो हल हो गया, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरणों का हल बिंदु 3,5 है। अब 3,5 में ये x है, ये y है, और हमने x क्या माना था, पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया, ₹3, और इसी प्रकार एक कलम का मूल्य कितना आया, ₹5। आंसर आ गए आपके, ठीक है, ये ₹3 और ये ₹5। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और टिप्स देता हूं। देखो बच्चों, टिप्स ये है आपकी कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते हुए टेबल में कॉमन पॉइंट दिख जाए दोनों में, ये देखिए, तो समझ जाइएगा यही आपका हल होगा, ठीक है। अगर आपको कॉमन पॉइंट दिख जाए तो समझ जाइए यही आपका हल होगा, और यहाँ लिखा हुआ है 5, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये लिखा है 5, और ये रहा आंसर, ठीक है। आंसर चेक कैसे करोगे, अगली टिप्स, आंसर चेक ऐसे करेंगे कि ये रहा समीकरण 1, तो इसमें रखा हमने, x क्या निकला है 3 और y निकला 5, तो इसमें रखा हमने, तो आ गया 5 तिया 15 और 7 पना 35, 15 35 50 होता है। इसको यहां रखेंगे तो 7 तिया 21 और 5 पंचे 25, 21 25 कितना होता है, 46 होता है। देखिए दोनों समीकरण में फिट बैठ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ बोर्ड पे हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। उससे पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको स्ट्रेस जो हो वो थोड़ी सी निकल जाए दिमाग से। देखिए बच्चों, एक बार क्या था कि मैं बैठा हुआ था घर में अंदर, ठीक है, घर में अंदर आराम से बैठा हुआ था, तो बाहर से आवाज आई 500 रुपए में बैठकर खाइए, 500 रुपए में बैठकर खाइए, ऐसे करके बाहर से आवाज आई। तो इतना बढ़िया, देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग वैसे ही सारे लोग इंडिया वाले आलसी हैं, तो 500 रुपए में बैठ के खाइए सुन के मैं एकदम भागते हुए बाहर गया। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है, 500 रुपए में बैठ के खाना है। तो जैसे ही मैं बाहर गया और बाहर जाके देखता हूँ, क्या मुझे दिखाई दिया, बाहर जाके दिखाई दिया बंदा कुर्सी बेच रहा था। भाई कुर्सी बेच रहा था, कह रहा था 500 रुपए में बैठ कर खाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अनुपातों A1/A2, B1/V2 तथा C1/C2 की तुलना करनी है हमें, और उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण जो नीचे हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मतलब कि इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर पैरेलल हैं, या फिर कैसी हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, संपाती हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, बढ़िया सी टेबल बना के दिखाई थी, वीडियो में छप के भी आई थी। तो वो टेबल यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देखिए अगर अनुपात बराबर नहीं आए ये वाले दोनों, तो हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। शॉर्टकट लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। तो हम बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी
अगर अनुपात बराबर आ जाएं, वो भी तीनों अनुपात, ठीक है, C1 बटे C2 भी, तो हम बोलते हैं संपाती। ठीक है बच्चों। और अगर पहले दोनों तो बराबर हों, पहले दोनों कैसे हों? बराबर, मगर ये तीसरे के बराबर ना हो, तो हम बोलते हैं समांतर। तो अब इनसे देख के आप आराम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहा गया है, हमें रेखाएं यहाँ पे जो दी गई हैं, हमें रेखाएं दी गई हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये हमें रेखाएं यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों। अब इन रेखाओं में बच्चों आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी, दो समीकरण के लिए a1x और b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के लिए, ये दोनों हमने युग्म के लिए लिखा था। ये वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप या सामान्य रूप या जनरल फॉर्म इसको बोल सकते हैं, जनरल रूप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनसे a1 b1 c1 के मान निकालने। तो पहली समीकरण से हमें 1 वाले मान मिलेंगे, दूसरी समीकरण से 2 वाले मान मिलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि 0 के इधर सब कुछ होना चाहिए। अगर उधर दिया है आपको तो आप इधर कर लें, पक्षांतर कर लें, इस तरफ कर लें सारा कुछ। तो हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं निकाल के। a1 हमें मिलेगा 5, ठीक है, b1 हमें मिलेगा -4 और c1 हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस का 8। a2 हमें मिलेगा 7, b2 हमें मिलेगा, ये कॉमा लगा है बच्चों, ठीक है, ऐसे, और b2 हमें मिलेगा 6 और c2 हमें मिलेगा क्या, माइनस का 9। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है a1 अपॉन a2 को। तो a1 अपॉन a2 आया 5/7, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, फिर करना है b1 अपॉन b2 को, तो ये आएगा -4/6, ये आगे कट सकता है तो इसको काट दीजिए, माइनस का 2/3। ठीक है, और c1/c2 को सॉल्व कीजिए, आएगा 8/-9। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पर सबसे पहला काम, देखिए इसको वैसे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे ही आपको दिख जाए कि ये दोनों इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, हमें सीधा लिख देना है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यहाँ पे लगाना है चूंकि ये चीज इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। जब ये चीज बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या लिखेंगे हम, प्रतिच्छेद, काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और बच्चों इसी क्वेश्चन में आप समझ लो, पहले वाली जो वीडियो थी इस वाले इंट्रोडक्शन वाली जो इस चैप्टर की, उसमें बता दिया था कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ ऐसे काट देती हैं, ये चलना बंद कर गया, छोड़ गया भाई, धोखा दे दिया इसने, दगा दे दिया, ठीक है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। जब रेखाएं ऐसे काट देती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं एक बिंदु पर, तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे ही हमने पिछले दोनों क्वेश्चन किए थे ना, उनमें यूनिक सॉल्यूशन ही था, रेखाएं एक जगह पे ही तो काट रही थी, तो वो यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मिटाएंगे सिर्फ इस वाले पोर्शन को और अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने और साथियों में हैं, और इसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। मैं एक एक क्वेश्चन आपको इतनी अच्छी से सॉल्व करवा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है बच्चों, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो छोड़ गया है भाई, क्यों छोड़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9x, नहीं चलेगा भाई, इसने एकदम हार मान ली। आपने तो नहीं हार मानी, आप हार मत मानिएगा, आपको बेड़ा पार करना है, हार नहीं माननी है। तो हमारे पास और भी मार्कर हैं, एक ने हार मानी तो क्या हुआ, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू नहीं है, इसी साइड है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो अब आपको पता है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 c2, विद चिन्ह उठाना होता है हमें, तो सब में पॉजिटिव चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे प्लस के ही है। तो a1 अपॉन a2 सीधा लिख दो, कितना आएगा 9/18, जो कि हो जाएगा 1/2, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। b1/b2 कितना आएगा,
3/6, ये भी आ गया 1/2, 3 से काट दिया। C1/C2 कितना आएगा? 12/24, ये भी 1/2। भैया ये तो तीनों अनुपात कैसे निकले? चूंकि यहां नहीं, यहां लिखते हैं, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों एक अनुपात जब बराबर हों तो रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? समपाती होंगी। अच्छा बच्चों, समपाती का मतलब पता है आपको? हालांकि मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, तब मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, समपाती का मतलब होता है एक लाइन ये रही है ना, दूसरी भी इसी के ऊपर रही, ऐसे इसी के ऊपर चलती चली गई ऐसे, इसको बोलते हैं समपाती। ठीक है बच्चों, तो रेखाएं ऐसी होती हैं। और इस केस में मैंने बताया था कि कई सारे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए वो पॉइंट जो दोनों रेखाओं पर हो वो सारे हल कहलाते हैं। अब जब रेखाएं काटती हैं तो एक ही तो पॉइंट होगा दोनों रेखाओं पर, इसलिए एक हल होता है। लेकिन जब समपाती होती हैं तो ये कई सारे पॉइंट इन रेखाओं पर होते हैं, इसलिए यहां पर अनेक हल होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहां पे बोलेंगे हम इनको। तो आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इसका। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो एकदम मजे से समझ में आ रही होगी, आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा, लास्ट हमारा क्या है? 6x - 3y, 6x - 3y और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा इसके बाद है 2x - y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत जल्दी इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 कितना आ रहा है? 6/2, जो कि हो गया 3/1। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। नेक्स्ट हमारा V1/V2 कितना आ रहा है? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पे है -3 बटे माइनस का 1, तो ये माइनस कैंसिल, 3/1 बचा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ C1/C2 कितना आया? तो बच्चों C1/C2 हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है, कितना है? 10/9। कितना आ रहा है? 10/9। इसको आगे काट नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे बच्चों कि रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं बच्चों? समांतर हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब बच्चों जैसे आ गया कि यहाँ पे कितने हल होंगे, तो बच्चों यहाँ कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं कहीं काटेंगी ही नहीं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है कुछ ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आए होंगे। तो इसके साथ साथ ये केस और याद कर लेना आप लोग, जब प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होता है। कैसा? अद्वितीय हल। हालांकि मैं इसको बता चुका हूं, फिर भी एक बार नोट कर लो। जब संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे? अनेक हल। ठीक है बच्चों, और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, जरूरी अभी ये रेखाओं के ऊपर पूछा गया था, अभी आपको सिर्फ समीकरण दिया जाए और बोला जाए कि कैसा हल होगा, तो आप बताएंगे अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो इन दोनों केस को, पहले दोनों केस को हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि समीकरण युग्म संगत, जैसे ये समीकरण युग्म दिया था ना, जोड़ा, तो ये संगत है या असंगत, ऐसे पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं से चेक कर लेते हैं। इन दोनों केस में संगत होता है। कैसा? संगत। कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। और इस वाले केस में असंगत होता है। असंगत। तो आप क्या समझे कि जब हल होगा, देखिए हल यहां भी है, यहां पे अद्वितीय हल है, यहां पे अनेक हल है, हल तो है ना दोनों केस में, तो यहां पे होता है संगत। जब हल होगा तो संगत होंगे समीकरण युग्म, और जब हल नहीं होगा तो असंगत होंगे समीकरण युग्म। ओके, एक चीज और देखो, सिर्फ इस वाले केस को हम बोलते हैं समीकरण युग्म।
एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पूरा समझ लो, एक दूसरे, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ये रा बना है, निर्भर, निर्भर करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि डिपेंडेंट है, कैसे है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल यहाँ पे हमारा देखिए, सवाल नंबर 3 कहा जा रहा है हमसे कि अनुपातों, उन्हीं तीनों अनुपातों की फिर से हमें तुलना करनी है। इस बार हमें बताना है कि समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत। तो मैं पिछले क्वेश्चन में लास्ट में इस बात को आपको समझा चुका था कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। पहला हमारा सवाल दिया गया है, ये वाकई में बोल गया है क्या, ओहो, इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ गीले कपड़े से बोर्ड को पोंछ दिया है, तो थोड़ा सा सूखा कपड़ा यूज कर लिया जाए, ये इसीलिए दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया। और बताइए बच्चों, कमेंट में बता दीजिए वीडियो कैसी है, ठीक है। चलिए अब एक बार ट्राई करते हैं इससे लिख के भाई इसमें थोड़े बहुत प्राण हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। देखिए बता दिया ना मार्कर ने कि उसमें प्राण है, बस वो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था इसलिए नहीं चल रहा था बेचारा। तो तुरंत निकाल लेते हैं, a1/a2 कितना आएगा, 3/2, ये a1 ये a2, b1/b2 कितना आएगा, 2/-3, देखो -3 है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों कि मैं जब इसको इधर लाऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 3x + 2y, 5 इधर आएगा तो -5 = 0। ऐसे ही ये 2x - 3y और ये 7 इधर आएगा तो -7 = 0। तो आप यहां रख के भी इसको सोच सकते हैं कि आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो दिमाग आपका है, आपको लगाना है। C1/C2 यहीं से मैं रखूं, 5 को इधर ला रहा हूं तो -5, 7 को इधर ला रहा हूं तो -7, माइनस माइनस कैंसिल, 5/7। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये दोनों पहले वाले दोनों अनुपात बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि ये 3/2 है, ये माइनस का 2/3 है। तो हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब नॉट इक्वल टू है क्या लिखोगे, संगत है, संगत है, समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। उम्मीद करता हूं सवाल ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी से इनको कर लेते हैं सभी को। अगला देखिए ध्यान से, पहला हमारा कैसा निकला, संगत निकला, तो इसको एक बार मिला लेते हैं एक्सरसाइज के आंसर में। हाँ, तो तीसरे का पहला 3.2 कहाँ गया भाई, एक्सरसाइज भी लुका छुपी खेल लेती है कभी कभी। पहला संगत आया है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी देखेंगे फिर कितना कैसा आएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा हमारा क्वेश्चन है भाई 2x - 3y, ये लिखा है 2x - 3y = 8 और उसके साथ यहाँ नीचे दिया है 4x - 6y = 9। फिर से बच्चों यहाँ बराबर में दिया गया है तो इसको इधर लाके लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अगर आप ना बनाएं तब भी आप सिर्फ दिमाग में सोच लेना कि इसको इधर लाने पर माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाने पर भी माइनस हो जाएगा। अगर पहले से माइनस होता तो इधर लाने पर प्लस हो जाता, ठीक बच्चों। a1/a2 इसके बटे में ये बराबर 1/2, 2 से काट दिया, ऊपर नीचे 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। अगला देखो b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2, तो ये दोनों तो बराबर आ गए भाई। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, C1/C2 -8/-9, क्योंकि इधर लाएंगे 8 को और 9 को तो माइनस में हो जाएंगे, तो 8/9, ये आगे कटेंगे नहीं। तो बच्चों यहां पे हमें साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है, दिख रहा होगा, मार्कर सही चल रहा है अब तो, साफ दिख रहा है कि साफ देख सकते हैं हम a1 और a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये तीसरा वाला केस हो गया, रेखाएं समांतर हो गई, मतलब कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे,
कोई हल नहीं, सॉरी वो नहीं लिखेंगे। जब कोई हल नहीं होता है तो कैसे होते हैं समीकरण? असंगत, असंगत हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ये होती है। तो इसको भी मिला लेते हैं भाई, असंगत आ रहा है या नहीं? बिल्कुल असंगत आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मार्कर तो ये अब थोड़ा ज्यादा ही कम चलने लगा, अगले वाले से करेंगे अब। तो बच्चों हर एक वीडियो देखा करो और सारी वीडियो पे कमेंट किया करो, वीडियोस को शेयर भी किया करो, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है, बाकी पसंद नहीं आती है तो वैसे भी आप नहीं देखेंगे, मैं कितना भी बोलूं। तीसरा क्या है? 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और इसके साथ युग्म दिया है इसका 9x माइनस 10y बराबर 14। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 14। देखो यहां पर a1/a2 कितना आएगा? a1 कितना है? 3/2, और a2 कितना है? बटे में 9। अब 9 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। अब सबसे नीचे वाले का गुणा होता है सबसे ऊपर, तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1/6 आ गया अनुपात। कितना आ गया? 1/6। b1/b2 निकालेंगे अब हम लोग, तो b1/b2 कितना आएगा बच्चों? 5/3, और यहाँ पे नीचे कितना? माइनस का 10 है इस बार हमारा, कैसा है? माइनस का 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 के बटे में 1 ले लिया, 1 का गुणा सबसे ऊपर तो हो गया 5/30, और ये माइनस यहाँ लगा दो, तो 5 एकम 5, 5 एक्का 30, माइनस का 1/6। अब बच्चों आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? वैल्यूज तो इक्वल है लेकिन ये नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस केस में कैसी होते हैं समीकरण युग्म? संगत होते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट होते हैं। तो चलो बच्चों चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर चौथा इसका पार्ट है, उसमें क्या कहा जा रहा है हमसे? 5x माइनस 3y बराबर 11, और माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस 22, ठीक है। और उससे पहले तीसरे का एक बार आंसर मिला लें। तीसरा हमने किया था वो कैसा आया था? संगत आया था, ठीक है। चौथा करते हैं यहां पर, देखते हैं चौथा संगत आएगा या नहीं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चौथे के लिए भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चौथे को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 कितना है और a2 कितना है? a1/a2 निकालेंगे तो a1 है 5, a2 है माइनस का 10, ये मिला -1/2, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 जब आप निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा देखिए -3/6, ये भी आया -1/2। आप c1/c2 जब निकालेंगे तो भाई 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 22 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आ गया -1/2। तीनों ही बराबर आ रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कैसे हैं? संगत हैं। क्यों संगत हैं? ये रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, मतलब इनका कोई ना कोई हल तो है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। चलिए इसका 5वां पार्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। इसके 5वें पार्ट को भी देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। 5वां हमारा आखिरी पार्ट तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे 4/3x प्लस 2y दिया है और बराबर में 8 दिया है, और 2x प्लस 3y और बराबर में 12 दिया है। कितना दिया है? 12 दिया है। चलिए इसको लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं और फिर इसका आंसर मिलाएंगे, ठीक है, और देखेंगे संगत है या असंगत है। तो a1/a2 मतलब हुआ हमारे पास 4/3 और बटे में 2/1 मान लो। इसका ऊपर गुणा हुआ तो हो गया 4 एकम 4, 3 दूनी 6, इसको काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। b1/b2 कितना मिला हमें? 2/3, दोनों प्लस के हैं। और c1/c2 कितना मिलेगा? देखो 8 इधर आया तो -8,
12 इधर आया तो माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी बराबर आए हैं। देखो तीनों बराबर आए हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। कैसे हैं? संगत। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आए होंगे। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें, पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।